नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम सब हिंदी निबंध लेखन के बारे में पढ़ेंगे। यह कक्षा छठवीं से लेकर 12वीं के बच्चों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। हम यहाँ पर निबंध लेखन के बारे में जो सामान्यतः बच्चे गलतियाँ कर देते हैं अनुच्छेद लेखन में और निबंध लेखन में, तो वे बच्चे यहाँ जान लें कि निबंध लेखन अलग होता है, अनुच्छेद लेखन अलग होता है। अनुच्छेद निबंध का एक पैराग्राफ होता है, जिससे हम कह सकते हैं वह पैराग्राफ निबंध का भूमिका या जो हम इंट्रोडक्शन उसका परिचय कहते हैं वो होता है, और जबकि निबंध कई पैराग्राफ का मिला हुआ रूप होता है। तो आपके जो डाउट्स हैं आज हम उन्हीं बिंदुओं पर बात करेंगे और देखेंगे कि एक निबंध को कैसे लिखा जाता है। तो स्क्रीन में आपको दिखाई दे रहा होगा निबंध लेखन यह व्याकरण के रचना कौशल का एक भाग है, जिसे इंग्लिश में ऐसे राइटिंग भी कहते हैं। इस कक्षा के अंतर्गत आज हम सब निबंध किसे कहते हैं, निबंध के प्रकार, अच्छा निबंध कैसे लिखें और उदाहरण स्वरूप निबंध के बारे में हम जानेंगे। ये 4 बिंदु जो दिए गए हैं हम इन पे क्रमवार चर्चा करेंगे। तो विद्यार्थियों, अगर आपके पास कॉपी पेन हो तो ये सबसे अच्छा होगा आपके लिए। आप इसे अपनी कॉपी पर नोट भी कर सकते हैं। कोई डाउट हो तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। सबसे पहला बिंदु, निबंध कहते किसे हैं। निबंध लेखन के अंतर्गत निबंध देखेंगे तो अब आप व्याकरण में उपसर्ग और प्रत्यय पढ़ चुके हैं। तो निबंध देखें, नि उपसर्ग है और बंध मूल शब्द है। ये मूल शब्द है। नि क्या है? ये उपसर्ग है। इन्हीं 2 शब्दों से मिलकर निबंध बना है, जिसका अर्थ होता है नि मतलब भली प्रकार से, नियमानुसार, बंध मतलब बंधा हुआ, बंधा हुआ, अर्थात वह रचना जो विचारपूर्वक क्रमबद्ध रूप से लिखी गई हो उसे निबंध कहते हैं। इसे आप परिभाषा के रूप में अपनी कॉपी पर लिख सकते हैं। आगे हम देखेंगे निबंध के प्रकार। इसके मुख्यतः 4 प्रकार आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे होंगे। पहला निबंध है के प्रकार के अंतर्गत वर्णनात्मक। इसमें किसी विषय का वर्णन करके हम निबंध के बारे में लिखते हैं। जैसे कि इसमें लिखा हुआ है, इस प्रकार के निबंधों में किसी स्थान, त्योहारों, प्राकृतिक दृश्यों, पर्यटन स्थलों, यात्रा, मेला, घटना आदि का वर्णन कलात्मक रूप से किया जाता है। कलात्मक मतलब अच्छी तरह से, जिससे कि पढ़ने में और लिखने में उसे अच्छी तरह से लिखा जा सके। उसके बाद दूसरा बिंदु आता है, दूसरा प्रकार विवरणात्मक। इस प्रकार के निबंधों में किसी विशेष घटना, संस्मरण, काल्पनिक घटनाओं आदि का वर्णन किया जाता है। तीसरा प्रकार है निबंध का भावात्मक निबंध, जिसमें हमारी भाव प्रधान होता है। हमारे अंदर के जो भाव होते हैं वो दर्शाए गए होते हैं। इसकी परिभाषा देखिए, ऐसे निबंधों में मन के किसी भाव का भावपूर्ण वर्णन किया जाता है, जैसे ईर्ष्या, निंदा, मित्रता, क्रोध, प्रेम। आप देखे होंगे संज्ञा के जो भेद होते हैं
उसमें जो भाववाचक संज्ञा होता है, भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा वाले विषय जो भी होंगे वो विषय इसके अंतर्गत आएंगे। अगला प्रकार है विचारात्मक। इस निबंध में विचारों और तर्कों की प्रधानता रहती है। इसके अंतर्गत कौन से विषय आएंगे? साहित्य, समाज, धर्म, दर्शन, इसके अंतर्गत ये विषय शामिल होते हैं। आगे की देखते हैं हम, कैसे लिखें निबंध को। समस्या यही आती है सबके सामने कि निबंध को कैसे लिखें। तो वो बातें यहाँ पर दी गई हैं। अच्छा निबंध लिखने के लिए निम्नलिखित बातों का ध्यान देना बहुत ही जरूरी होता है। जैसा कि इसमें दिखाया गया है विद्यार्थियों, आप देखिए और समझिए। एक सूत्रता निबंध का प्राण है। यानी निबंध लिखते हुए ये नहीं कि आप यहाँ लिख रहे हो विषय से विषयांतर होकर कुछ और लिखने लगे, किसी और विषय पर लिखने लगे। इसलिए निबंध में एक सूत्रता बहुत जरूरी है। अपने विचारों को क्रमानुसार लिखिए, सुव्यवस्थित ढंग से लिखिए। आगे बढ़ाना सुव्यवस्थित ढंग से आगे बढ़ाना चाहिए। इसलिए निबंध लेखन के पूर्व विषय पर विचार कर लें। यानी निबंध ऐसे ही न लिखने लगे कि आपको टॉपिक मिला, बिना सोचे समझे लिखना प्रारंभ कर दिए। आपको पहले विषय पर जो टॉपिक आपको मिला है उस पर विचार कीजिए कि आपको उस टॉपिक को कैसे हेडिंग देने हैं, उसके सब पॉइंट्स क्या हैं। जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है, निबंध को शीर्षकों यानी पॉइंट्स में बांट लेना चाहिए आपको निबंध अगर लिखने के लिए मिला है। उसके बाद बच्चों, शीर्षकों को उप शीर्षकों यानी सब टाइटल में बांट लेना चाहिए। उसके बाद क्या करें आप, अधिक नहीं हो तो आरंभ, मध्य, उपसंहार। निबंध को मुख्यतः 3 भागों में लिखा जाता है। वैसे तो आपके बहुत ज़्यादा अगर ठीक ठाक नॉलेज रखते तो आप उतने अनुसार से उसको लिख सकते। अगर नहीं लिख पा रहे हैं बहुत बड़ा, तो कम से कम 3 पार्ट में ज़रूर लिखें निबंध को। जैसे कि उसका आरंभ, इंट्रोडक्शन निबंध का देना बहुत ज़रूरी है। उसका मध्य भाग, जिसमें विषय का विस्तार भी देते हैं हम। विषय को विस्तार यहीं पर हम देते हैं उसके मध्य भाग में। जितनी भी कहानियाँ, उसके गुण दोष आदि सब यहीं पर हम बताएंगे, उसके लाभ हानि। उसके बाद कंक्लूजन, जिसे हम उपसंहार कहते हैं, वो हम लिखकर निबंध को समाप्त करते हैं। ये 3 चीज़ें लिखना बहुत ज़रूरी होता है निबंध में। यानी आप न चाहते हुए भी 3 पैराग्राफ देना ही देना है आपको निबंध में। अब उसके कुछ नियम देखें हम निबंध के, क्या क्या जरूरी है। उसका निबंध की जो भाषा है वह सरल और स्पष्ट होनी चाहिए। बहुत कठिन शब्दों का प्रयोग हम न करें, कठिन शब्दों को प्रयोग करने से हम बचें। निबंध की जो शब्द सीमा है उस पर ध्यान देना चाहिए। निबंध कितने शब्दों में लिखना है प्रश्न में दिया गया होगा, तो आप उस शब्द सीमा को ध्यान में रखकर ही निबंध को लिखिए। बहुत अधिक नहीं लिखना है, बहुत कम भी नहीं लिखना है। आगे कुछ और नियम दिए गए हैं। विचारों की पुनरावृत्ति से बचना चाहिए। यानी एक बार किसी विषय पर एक विचार प्रकट कर चुके तो उसी विचार को पुनः दोहराए न। लिखने के बाद उसे पढ़िए। जो बार बार कहा जाता है, आपको बताया जाता है, सिर्फ निबंध ही नहीं, जो भी आप आंसर लिखते हैं, उत्तर लिखते हैं, उसको एक बार दोबारा जरूर पढ़ना चाहिए। कहीं आवश्यकता हो तो वहाँ सुधार कीजिए। अगला नियम जो ये है, जो बहुत जरूरी है, भाषा संबंधी त्रुटियां दूर कीजिए। वर्तनी शुद्ध होनी चाहिए। अगला नियम है, विराम चिन्हों का प्रयोग उचित प्रयोग किया जाना चाहिए। अगला नियम है, कोई उपयुक्त कथन याद हो तो उसे यथास्थान दीजिए या कहीं जरूरत समझे वहां पर लिखिए। इन सब बातों को विशेष ध्यान देना चाहिए निबंध लिखते समय। तो आपका निबंध बहुत ही अच्छा एक मानक निबंध माना जाएगा। एक उदाहरण के माध्यम से मैं आपको इस निबंध लेखन को बताना चाहूँगा।
जैसे यहाँ पे विषय दिया गया है आपके सामने, काला धन। सब लोग जानते होंगे काला धन के बारे में, इसको इंग्लिश में ब्लैक मनी कहते हैं। जैसा कि बताया गया, निबंध के 3 भाग होते हैं। उन 3 भागों में ये पहला भाग भूमिका, जिसे इंट्रोडक्शन भी कहते हैं। अब हम इंट्रोडक्शन में क्या-क्या हमें लिखना होता है निबंध में, वो जानिए। निबंध का आरंभ सशक्त व प्रभावशाली होना चाहिए। मतलब पहले ही हल्के-फुल्के नहीं, बढ़िया से लिखिए, जिससे पढ़ने वाला समझ जाए कि हाँ, आपको विषय के बारे में अच्छी जानकारी है। आरंभ में विषय का अर्थ किसी उक्ति अथवा कविता की पंक्ति का प्रयोग करना चाहिए। अगर आपको याद है उससे विषय से मिलता-जुलता कोई उक्ति, कविता, तो आपको प्रारंभ वहीं से करना चाहिए। जैसा कि यहाँ पर काला धन विषय का अर्थ स्पष्ट करते हुए विषय के महत्व को स्पष्ट किया जा रहा है। अब हम जैसे कि बताए थे कि निबंध के 3 भागों में पहला भाग प्रस्तावना, जिसे इंट्रोडक्शन कहा जाता है। निबंध में ये 3 चीज़ें लिखना बहुत ज़रूरी होता है। प्रस्तावना में अब हम काले धन के बारे में बताएंगे। काला, जैसे कि दिखा गया यहाँ पे, काला धन वह धन है जिसे सरकारी टैक्स की अदायगी से बचने के लिए अत्यंत गुप्त, ध्यान दें, अत्यंत गुप्त और गोपनीय बनाकर रखा जाता है। इस धन को कहीं भी लिखित रूप से उजागर नहीं किया जाता। आप सभी जानते हैं कि वो पैसा जिसे का हम छुपाकर, जिस पे हम सरकार को न बताकर, उस पे टैक्स न अदा करके, उसे हम गलत तरीके से उसका उपयोग करते हैं। इस बात को हम और बढ़ा चढ़ाकर भी और लिख सकते हैं और इसे बड़ा करके भी लिख सकते हैं। अभी हम आपको संक्षिप्त रूप में लिखना बता रहे हैं। मुख्य भाग, जो इसके मध्य भाग होता है, जिसमें विषय को हम विस्तार देते हैं, उसके अंतर्गत आपको यह क्या ध्यान देना ज़रूरी है, वो हम यहाँ पर आपको बता रहे हैं। जैसे कि विषय से संबंधित हर मुद्दे को विस्तार पूर्वक स्पष्ट करें। और इसके लिए ये आप एक पॉइंट में स्पष्ट कर नहीं सकते, इसके लिए हमें कई पॉइंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। विषय से संबंधित गुण अवगुण का वर्णन भी करें। निबंध के बीच-बीच में महान व्यक्तियों के कथनों, सूक्तियों आदि का भी प्रयोग कर सकते हैं। अब आगे देखिए, मुख्य भाग हम लिखना सिखा रहे हैं, देख रहे हैं जो काला धन हमारा विषय मिला हुआ है। काला धन, ये पहली हेडिंग है इसकी, मुख्य भाग का। काला धन जमा क्यों और कैसे किया जाता है। इसके अंतर्गत देखिए, हमने कुछ पॉइंट लिखे हैं। धार्मिक संस्थाओं को, शिक्षण संस्थाओं को आज को दिए जाने वाले चंदे के रूप में, जो पैसे वाले होते हैं वो अपने काले धन को ऐसे ही जमा करते हैं। दूसरा, सट्टेबाजी, क्रिकेट इत्यादि खेलों में जो धन लगता है वो काला धन होता है। शेयर बाजार की नकली कंपनियों द्वारा, वो भी काला धन होता है, जैसे अभी चर्चा में चल रहा है हिडेनबर्ग का रिपोर्ट जो आया है अडानी समूह को लेकर। सोना, चांदी, हीरे जवाहरातों, बहुमूल्य पत्थरों, भूमि, मकान, व्यापारिक परिसंपत्तियों आदि के रूप में। ये सब वो जगह हैं जहाँ पर काले धन जमा किए जाते हैं। मुख्य भाग का ही दूसरा जो हेडिंग है, काला धन का इस्तेमाल लोग किस लिए करते हैं। इसको कई पॉइंट में हमने दिखाया है यहाँ पर। राजनीतिक पार्टियों द्वारा चुनाव में होता है, सभी जानते हैं आप। अवैध कारोबार में होता है, नशे के व्यापार में होता है, ऐशो आराम के सामान जुटाने में होता है। क्योंकि जो काला धन छुपा है उसे बैंक में जमा नहीं कर पाएंगे, उसका कोई रिकॉर्ड नहीं होता, तो उससे लोग उस काले धन से ऐसे ही चीज़ों में उस धन को इस्तेमाल किया जाता है। तीसरा पॉइंट जो यहाँ पे दिया हुआ है, काले धन से होने वाले दुष्परिणाम। देखिए, काला धन है, उसका कोई लेखा ब्यौरा है नहीं, तो उसके दुष्परिणाम क्या होगा। देश की जो अर्थव्यवस्था है उसको नुकसान पहुंचेगा, क्योंकि हम छुपा के पैसे रखें, वो पैसा अगर देश के लिए जाता तो देश के विकास में उसका प्रयोग किया जाता। दूसरा, अमीरी और गरीबी की रेखा में अंतर का बढ़ जाना। आप देख रहे हैं जो अमीर है अधिक अमीर है, जो गरीब है अधिक गरीब है। आज के दौर में आप देखें तो 40% लोगों का पैसा केवल 1%
अमीरों के पास है। एक पर यानी कहा जाए 1% अमीरों के पास जितना धन है, उतना 40% भारत के लोगों के पास से मिला लिया जाए जनसंख्या का। तो आप सोच सकते हैं। और इससे क्या दुष्परिणाम होगा? देश के समुचित विकास में रुकावट आ जाएगी। तो मैं यहाँ पे पॉइंट के रूप में आपको बता रहा हूँ, आप इसमें जो साथ में मैं और बातें बताते चल रहा हूँ, आप उसको अपने पॉइंट में जोड़ भी सकते हैं। अब निबंध का जो अंतिम भाग है, उपसंहार यानी कंक्लूजन, निष्कर्ष। यहाँ पर हम देखेंगे, जैसे कि यहाँ पे बताया गया है, निष्कर्ष या उपसंहार में प्रभावशाली बात कहना अनिवार्य है। यदि कोई समस्या के बारे में निबंध है तो उसका समाधान देते हुए निबंध का अंत कर सकते हैं। सारे निबंध का सार इसमें आ जाना चाहिए। किसी उक्ति अथवा कविता की पंक्ति का प्रयोग करना चाहिए। देखिए, अभी तक आपने जो जाना समझा उसका मतलब ये है उपसंहार में, कि जो भी निबंध जिस भी विषय पे लिख रहे हैं, उसमें जो भी आपको कमियां या दिख रही हैं, उनका कमियों का समाधान देते हुए अब उसका पूरा निष्कर्ष, उसका सार आपको लिखना होगा। जैसे कि यहाँ पे हम काले धन की बात कर रहे हैं, तो उस काले धन का निष्कर्ष हम यहाँ पे लिख रहे हैं उपसंहार। तो देखिए, जैसे हेडिंग डाला गया है यहाँ पे, काला धन रोकने के उपाय, यही निष्कर्ष में उपसंहार में आ रहा है। मैंने पॉइंट में लिखा हुआ, चुनाव में बड़ी कंपनियों पर, चुनाव में राजनीतिक दलों को चंदा देने पर रोक लगाना चाहिए। दूसरा, चुनाव में बेहिसाब खर्च की प्रवृत्ति पर रोक लगाना चाहिए। तीसरा, काले धनधारियों से यह अपेक्षा करना चाहिए कि वे स्वतः तथा स्वेच्छापूर्वक अपने काले धन को प्रकट कर दें, यद्यपि ये करता कोई नहीं है। तस्करी की रोकथाम, जो तस्करी हो रही है देश में, उसकी रोकथाम, उस पर रोक लगाना चाहिए। इस प्रकार हमने जाना निबंध को कैसे लिखें, निबंध किसे कहते हैं, निबंध के प्रकार, निबंध कैसे लिखें, और एक उदाहरण के माध्यम से हमने आज की कक्षा में निबंध को जाना और यह भी जाना कि निबंध और अनुच्छेद में क्या अंतर होता है। चलिए, आज के क्लास को यहीं समाप्त करते हैं।